स्टेरॉयड लेने का सही टाइम क्या है, कब ले सकते हो आप। जिसका बॉडी बिल्डिंग जेनेटिक गेम है, ठीक है, 80% डिपेंड करता है बॉडी बिल्डिंग जेनेटिक का ऊपर। जिसका जेनेटिक सपोर्ट नहीं करता है उसको कितना भी ठोस ठोस के एनाबॉलिक दे दो, स्टेरॉयड दे दो, उसका बॉडी कभी नहीं बनेगा, उसका बॉडी ओनली फैट्स ही गेन करेगा, ठीक है। अगर आपने अच्छा से एक्सरसाइज करना सीख लिया, अगर आपका जेनेटिक ठीक है, अच्छा है, तो आप 3 से 5 साल लाएगा, 3 से 5 साल आप नेचुरल मेहनत करके आप सिक्स पैक बिल्कुल देख पाओगे अपना, अगर आपने सही से मेहनत किया तो। और नेशनल आपने 2-3 कंपटीशन खेल लिया, नेशनल सिक्स पैक देख लिया, उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट लेवल कंप्लीट करना है या नेशनल लेवल में मेडल लेना है, नेशनल लेवल में परफॉर्म करना है या इंटरनेशनल लेवल परफॉर्म करना है, तब अच्छा आदमी का गाइड में रह करके आप ये सब यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। आप इस फील्ड में लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हो तो मेरा ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, और लाइफ टाइम ये बात आपका काम आने वाली बात मैं बताने जा रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। एक्सरसाइज सबसे शुरुआत कहाँ से करना है, सबसे पहले आपको वार्मिंग अप एक्सरसाइज करना है। जिस मसल्स ग्रुप के लिए आप एक्सरसाइज लगाओगे उस मसल्स ग्रुप का अच्छा से वार्मिंग करना है। वार्मिंग करने के बाद आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज मतलब वेट ट्रेनिंग अच्छा से कर लेना चाहिए, जितना आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट है। और उसका बाद आपको करना चाहिए कोर एक्सरसाइज। कोर एक्सरसाइज करने के बाद आपको करना चाहिए कूलिंग डाउन एक्सरसाइज। कूलिंग डाउन एक्सरसाइज मीन्स आपको बिल्कुल स्ट्रेचिंग करके जिस मसल्स ग्रुप का हमने एक्सरसाइज किया उस मसल्स ग्रुप को रिलैक्स करना चाहिए। और कुछ बातें कर लेते हैं। जो बॉडी बिल्डर लोग हैं वो लोग कंपटीशन टाइम में एनाबॉलिक क्यों यूज़ करता है। एनाबॉलिक क्या चीज़ है? एनाबॉलिक ये आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। तो प्रेप टाइम में बॉडी बिल्डर जो स्टेज परफॉर्म करने के लिए प्रेप करता है उस समय लो कार्ब डाइट में होता है। लो कार्ब डाइट में होने का बाद वजह से ग्लाइकोजन डिप्लीट होता है, मतलब बॉडी में जितना लेवल में ग्लाइकोजन होना चाहिए ग्लाइकोजन कम होता है। तो ग्लाइकोजन लेवल कम होने का वजह से और फैट परसेंटेज बॉडी में कम होने का वजह से लो कार्ब डाइट में बॉडी जितना टेस्टोस्टेरोन बॉडी को ज़रूरत होता है उतना टेस्टोस्टेरोन बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। इसलिए आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन लेना होता है जो आपका मसल मास को मेंटेन रखे। तो ये कारण है जो मसल मास मेंटेन रखने के लिए बॉडी बिल्डर कॉम्पिटिशन टाइम में टेस्टोस्टेरोन आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन यूज़ करता है। और एनाबॉलिक होता है कितना टाइप का? 2 टाइप का एनाबॉलिक होता है, एक लॉन्ग स्टोर एनाबॉलिक और एक शॉर्ट स्टोर एनाबॉलिक। जो लॉन्ग स्टोर एनाबॉलिक है वो गेनिंग टाइम में यूज़ होता है, और जो शॉर्ट स्टोर एनाबॉलिक है वो लीनिंग टाइम में कॉम्पिटिशन टाइम में यूज़ होता है। तो थोड़ा सा मैं 1-2 नाम आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे लीनिंग टाइम में ऑरल यूज़ होने वाला ऑरल एनाबॉलिक है, इस्तेना टेबलेट, एनावार टेबलेट, विनिस्टॉल, प्रोपेनॉल, मास्टोन, ये सब लीनिंग में यूज़ होता है। और गेनिंग में जो होता है वो अलग टाइप का एनाबॉलिक होता है। तो ये बॉडी टाइप का ऊपर डिपेंड होता है किसका बॉडी में कौन सा एनाबॉलिक सूट करेगा, देखा देखी आपको नहीं लेना है। और मुताबिक नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है 400 से लेकर के 600 NGDL। और जब पीक लेवल में टेस्टोस्टेरोन होता है वो लगभग 20 साल उम्र में पीक लेवल में होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल। उस समय होता है 1070 NGDL तक होता है। तो अभी जब आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन बॉडी में पुश किया जाता है उस समय टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना हो जाता है? लगभग 2000 से लेकर 3000 NGDL। और जो टेस्टोस्टेरोन लेवल 600 NGDL होना था बॉडी में वो लेवल कहाँ तक पहुँच गया? 2000 से 3000 NGDL तक पहुँच जाता है। तो एनाबॉलिक जब छोड़ दिया जाता है या PCT किया जाता है उसका बाद क्या होता है? बिल्कुल जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल है 400 से लेकर 600 NGDL वहाँ से भी कम लेवल में आ जाता है। तो नेचुरल लेवल टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने का बाद क्या होता है? बॉडी मसल मास सेव नहीं कर पाता है। तो एनाबॉलिक तो कर लेते हैं लोग, लेकिन एनाबॉलिक करने के बाद क्या होता है? जब एनाबॉलिक छोड़ दिया जाता है, छोड़ने के बाद बॉडी उतना जितना मसल मास एनाबॉलिक लेके गेनिंग किया है उतना मसल मास गेनिंग नहीं कर पाता है, सेव नहीं कर पाते बॉडी। तो उसके बाद नेचुरल टेस्टोस्टेरोन भी डाउन लेवल में जाता है। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन डाउन लेवल में जाने के बाद क्या होगा? आप लोगों को मेंटली डिप्रेशन में आता है लोग,
ठीक है। और स्ट्रेस फील रहेगा, मेंटल डिप्रेशन रहेगा, बॉडी में बहुत वीकनेस फील होगा। ये सब एनाबॉलिक का साइड इफेक्ट है। एनाबॉलिक का साइड इफेक्ट में क्या हो जाता है? सबसे पहले एक्नी प्रॉब्लम, आवाज़ मोटापा, आवाज़ भारी होना, शरीर में बहुत ज़्यादा बाल आना, हेयर लॉस होना, और इंटरनल ऑर्गन में आपका लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है। जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टिकल आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना बंद हो सकता है, सेक्सुअल लाइफ आपका ख़त्म हो सकता है। बहुत सारा साइड इफेक्ट है। इसका साइड इफेक्ट से कोई भी आज तक बच नहीं पाया। अगर कोई अच्छा गाइड में करेगा तो ये गारंटी नहीं दे सकता है कि साइड इफेक्ट नहीं होगा। साइड इफेक्ट होगा ही होगा, लेकिन साइड इफेक्ट जानकर इंसान से करने से, बिल्कुल जानकारी का साथ करने से साइड इफेक्ट कम हो सकता है, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है ऐसा नहीं है। आज का डेट में जितना लोग बॉडी बिल्डर स्टेज परफॉर्म करते हैं, सभी को पता है ये एनाबॉलिक का साइड इफेक्ट है ही है। तो इसीलिए आप लोगों को एनाबॉलिक के बारे में नहीं सोचना है। आप जो बिगिनर है, आप लोगों को एनाबॉलिक के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आप जनरल फिटनेस के लिए जिम में जाते हो तो बिल्कुल नेचुरल डाइट ले करके एक्सरसाइज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हुए प्रोटीन, BCAA, ग्लूटामाइन और क्रेटिन यूज़ कर सकते हो। उससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, कैल्शियम टेबलेट, ये 3 चीज़ें आप ले सकते हो, और ये 3 चीज़ें आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाए। आजकल ठगी बहुत है, इस दुनिया में बहुत ठगी है, ठगी लोग बहुत हैं, तो उनसे बचना है। और जो ईमानदार इंसान है उनसे आप, उनका गाइड में ये काम करना है आपको। एनाबॉलिक अगर लेना चाहते हो तो बिल्कुल ईमानदार इंसान का गाइड में लेना है। तो ये एक्सरसाइज का ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आप रोज़ाना ऐसे एक्सरसाइज का ऊपर राइट इन्फॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो देख पाओ। तो मेरा ये यूट्यूब चैनल में काम करने का एक ही मकसद है कि आप लोगों तक मैं सही इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। ये रहा 100 ग्राम फिश, और ये रहा मेरा चिकन 150 ग्राम। फिश और चिकन मेरा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा करेगा। ये रहा लगभग 250 ग्राम वेजिटेबल। ये 150 ग्राम सलाद लूँगा, जो मेरा फाइबर का रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। ये हो गया 150 ग्राम सलाद। ये रहा राइस। राइस से ये सिंपल कार्ब है। सिंपल कार्ब मेरा ग्लाइकोजन को फुलफिल करेगा, क्योंकि आज मैं लेग्स का वर्कआउट लगाने वाला हूँ। तो खा पी के लोडिंग होके एक्सरसाइज करेंगे। और राइस का साथ लेंगे दाल। ये अभी ऑफ सीजन, मेरा गेनिंग सीजन चल रहा है, तो इसमें मैं कार्बोहाइड्रेट माफ तोल के नहीं खाता हूँ। कार्बोहाइड्रेट पेट भर के खाता हूँ। ये रहा मेरा दोपहर का मील। ये मील में अभी कंज्यूम करने वाला हूँ, और जिम जाने से 1 घंटा पहले और एक प्री वर्कआउट मील लूँगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी बिगिनर को ये डाउट रहता है कि मान लीजिए पर किलो बॉडी वेट में 5 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना है, या कोई बोलता है 1 किलो बॉडी वेट में 2 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना है। तो बिगिनर को मैं ये बता दूं कि स्टार्टिंग में इतना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बॉडी को इतना प्रोटीन ज़रूरी नहीं होता है। जैसे जैसे आप
पुराना होते जाओगे आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगा, उस हिसाब से प्रोटीन का क्वांटिटी बढ़ाते जाना। तो जैसे अगर 1 किलो बॉडी वेट में 2 ग्राम प्रोटीन लेना बोलता है, तो 1 किलो बॉडी वेट में 2 ग्राम प्रोटीन एक साथ नहीं खाना है, आपको 5 से मील में वो डिवाइड करके खाना है। जैसे हर मील में 200 ग्राम 150 ग्राम करके ऐसे डिवाइड करके खाना होता है, और सारा दिन में 5-6 बार खाना होता है, ऐसे लेना होता है। वेलकम बैक बिटून फिटनेस बिगिनर सीरीज में आज हम लोग करेंगे लेग वर्कआउट यानी कि क्वाड्रिसेप मसल्स के लिए हम आज वर्कआउट करेंगे। ये रहा मेरा क्वाड्रिसेप मसल्स, इस मसल्स के लिए। तो हम लोगों का मेन टारगेट रहेगा क्वाड्रिसेप मसल्स, और सेकेंड टारगेट रहेगा हैमस्ट्रिंग मसल्स। तो लेग्स हम लोग का बॉडी पार्ट का सबसे बड़ा मसल्स है। हम लोग जितना बड़ा मसल्स का एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा, तो आप लोगों का ओवरऑल शरीर का ग्रोथ के लिए अच्छा होगा और मसल्स ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो लेग एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को लोअर बॉडी का स्ट्रेचिंग अच्छा से कर लेना चाहिए। जैसे ऐसे नी जॉइंट में हाथ रखना है आपको, ठीक है, धीरे धीरे नीचे बैठना है और ऊपर उठना है। इस तरह से स्ट्रेचिंग करना है कुछ आपको। 1 अगेन, दूसरी पाँव, ये हो गया, ये फिर आप लोग इसमें जंपिंग जैक्स भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इस तरह से वार्मिंग करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हाथ ऐसे हाथ रखना, फिर साइड में करना ऐसे। 4 5 6 7 8। जो बिगिनर है हाथ का ऐसे किसी चीज़ में सपोर्ट ले लेना, और तो एक पाँव को साइकिलिंग तरफ, जैसे हम लोग साइकिलिंग करते हैं वैसे करना। 1 2 3 4। ये एक्सरसाइज करने से आपका जो क्वाड्रिसेप मसल्स है बहुत अच्छा से वार्म हो जाता है। 4, इसको फिर उल्टा करके घुमाना। 1 2 3 4 5। इसमें फुल सर्कल देना होता है, ठीक है, फुल सर्कल देना, तब जाके आपका क्वाड्रिसेप मसल्स एक्टिव होगा। अगेन दूसरा पाँव से करना है सेम एक्सरसाइज। तो मान लीजिए मैं यहाँ सपोर्ट ले लिया और इसको साइकिलिंग करूँगा, जैसे साइकिलिंग होता है ऐसे। 1 2 3 4 5 6। अगेन उल्टा 1 2 3। ऐसा करके आपको 10-10 बार परफॉर्म करना है। इससे आपका क्वाड्रिसेप मसल्स एक्टिव हो जाएगा, एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाएगा। और कुछ इस तरह से स्ट्रेचिंग करना है। जैसे मेरा एंकल में ग्रिप किया, फिर धीरे धीरे मेरा जो ये क्वाड्रिसेप मसल है इसको पीछे खींचूंगा मैं। ये पीछे खींच रहा है, यहाँ स्ट्रेच फील हो रहा है बहुत अच्छा से। ये हो गया। अगेन दूसरा पाँव, जैसे मेरा ये लेफ्ट लेग है, लेफ्ट हैंड से एंकल जॉइंट में ग्रिप करूँगा, फिर मेरा शरीर पूरा सीधा रहेगा। ये जो क्वाड्रिसेप मसल है इसको पीछे खींचूंगा, तो यहाँ मेरे को स्ट्रेच फील हो रहा है। आप लोग कीजिए, आपको भी स्ट्रेच फील होगा। ये तो पहले ऐसे वार्मिंग करके आपको बिगिनर को सबसे पहले बॉडी वेट स्क्वाट लगाना है। अगर आपका जिम में पहला दिन है तो आपके लिए बॉडी वेट स्क्वाट ही काफ़ी है। बॉडी वेट स्क्वाट आपको 3 सेट करके परफॉर्म करना है। रेप रेंज रहेगा आपका 10 to 15 का बीच में। ज़्यादा पहला दिन ज़्यादा बॉडी वेट स्क्वाट भी नहीं लगाना, क्योंकि सोरनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग का जिम में साइकिल है तो साइकिलिंग कर सकते हो 5 से 10 मिनट, और या साइकिलिंग नहीं है तो ट्रेडमिल भी यूज़ कर सकते हो वार्मिंग के लिए। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्क्वाटिंग का एग्जैक्ट पोजीशन क्या होता है। अभी मैं एग्जैक्ट स्क्वाटिंग पोजीशन क्या होता है वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोग मेरा पैर देख पा रहे हो, मेरा पैर की तरफ नज़र ले जाइए। अभी आप लोग देख पा रहे हो मेरा पाँव दोनों जुड़ा हुआ है। अभी स्टेप 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों पंजा को बाहर खोलना है ऐसे। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करना है, यहाँ से दोनों एडी को बाहर ले जाना है। स्टेप 2। स्टेप 3 में अगेन दोनों पंजा को बाहर ले जाना है। ये हो गया एग्जैक्ट स्क्वाटिंग पोजीशन, ठीक है।
अभी जो मेरा एडी का लाइन है, एडी का पोजीशन है वो मेरा शोल्डर लाइन में आ गया, और जो पांजा है आप लोग देख पा रहे हो थोड़ा सा बाहर पॉइंट किया हुआ, ये हो गया एग्जैक्ट स्क्वाटिंग पोजीशन। स्क्वाटिंग पोजीशन में आप लोगों को बता दिया। मैं अभी स्क्वाटिंग पोजीशन में खड़ा हूँ। यहाँ से मैं अभी स्क्वाट करके आप लोगों को बताऊंगा। जब हम नीचे बैठेंगे स्क्वाट करने के लिए, बॉडी वेट स्क्वाट करने के लिए, तो कोई कोई लोग क्या करता है, कमर से ऐसे झुक जाता है। ठीक है, आपको पहले कमर से नहीं झुकना है, पहले ये थाइस में लोडिंग डाल के नीचे बैठना है। यह हाथ आपको स्टार्टिंग में ऐसे सीधा रखना है, सीधा रख के कमर सीधी और थाइस में लोडिंग डाल के बैठना है। धीरे से डाउन अप, डाउन अप। अब स्क्वाटिंग पोजीशन में दूसरा एंगल से आपको बता रहा हूँ। ये हो गया स्क्वाटिंग पोजीशन। जैसे मैं नीचे बैठूंगा, ये मैं नीचे बैठा, नीचे बैठते समय ये जो टो का लाइन है, टो का लाइन से मेरा घुटना का लाइन आगे नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ तो ये लाइन 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, और जो मेरा सिटिंग पोजीशन है ये भी 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। जैसे चेयर में बैठता हूँ, यहाँ तक बैठना है। ये हो गया स्क्वाटिंग पोजीशन। यहाँ से अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। तो ये था स्क्वाट का बेसिक पोजीशन। बेसिक में आपको बता दिया। जो बिगिनर है, अगर जिम में आपका पहला दिन है तो आपको 3 सेट बॉडी वेट स्क्वाट करना है, और आपका रेप रेंज रखना है 10 to 15 का बीच में। ज़्यादा रेप भी नहीं लगाना, क्योंकि पहला दिन आप बहुत ज़्यादा स्क्वाट लगा लेते हो तो आपका सोरनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए पहला एक्सरसाइज आपका होगा बॉडी वेट एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज 3 सेट करना है। एक सेट का बीच में आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट या 90 सेकंड गैप कर सकते हो। गैप नहीं, जैसे आप लोगों को मैं बॉडी वेट स्क्वाट बताया, तो बारबेल बैक स्क्वाट, इसको बोलता है बारबेल बैक स्क्वाट। बारबेल बैक स्क्वाट में भी सेम पोजीशन होगा, और सेम रेंज ऑफ मोशन में हमको नीचे बैठना है। तो 3 या 4 प्रोग्राम आपको बॉडी वेट स्क्वाट करने के बाद आप बारबेल बैक स्क्वाट खाली रथ से, पहला दिन खाली रथ से ही करना है आपको। तो खाली रथ से क्या कैसे करेंगे, नीचे बैठना है धीरे से, सेम डाउन अप, डाउन अप। अगर आपने स्क्वाट का बेसिक फॉर्म सीख लिया तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आएगा। आगे एडवांस में क्या होता है, आपका फॉर्म सेम रहेगा, एडवांस में आपका वेट उठाने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, तो इसमें वेट इंक्रीज होते जाएगा और पोजीशन सेम रहेगा। बॉडी वेट स्क्वाट और खाली रॉड से स्क्वाट लगाने के बाद ये रहा बारबेल बैक स्क्वाट का मेरा पहला सेट। तो जैसे आप लोग जिम में पुराना हो जाओगे, आप लोग भी इस तरह से लगा पाओगे। 1 2 8 9, पहला सेट में 9 रेप लगाया। ये मेरा बारबेल बैक स्क्वाट का सेकंड सेट है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो, मैं बॉडी वेट स्क्वाट जिस फॉर्म में लगा रहा था और खाली रॉड लेके जिस फॉर्म में मैं स्क्वाट लगा रहा था, सेम उसी फॉर्म में वेट लेके भी स्क्वाट लगा रहा हूँ। वेट लेके सेम उसी फॉर्म में स्क्वाट लगा रहा हूँ। फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो खाली रॉड का साथ आपका फॉर्म था या आपका बॉडी वेट स्क्वाट में जो फॉर्म था, वेट स्क्वाट भी सेम उसी फॉर्म में लगाना है। मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये आप लोग बिगिनर है, तो मैं बताया था कि जब आप एडवांस हो जाओगे, बाद आपका वेट लिफ्ट करने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, तो आप ज़्यादा वजन उठा पाओगे। बात फॉर्म सेम रहेगा। आज बारबेल बैक स्क्वाट का मेरा ये तीसरा सेट है। बिल्कुल कंट्रोल करके डाउन। आप वेट ज़्यादा होने के बाद भी कंट्रोल करके बैठना होता है। 2 3 4 आप लोग देख पा रहे हो। जैसे मैं खाली रॉड लेके
कंट्रोल करके स्क्वाट लगाया था, सेम वेट का साथ भी साथ उसी फीलिंग में वही कंट्रोल करके वेट स्क्वाट लगा रहा हूँ। ये मेरा लास्ट सेट वेट लोडिंग कर चुका हूँ, हो चुका है वेट लोडिंग। लास्ट सेट स्क्वाट लगाना जा रहा हूँ। ये वेट लिफ्ट किया, वेट काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा होने के बाद भी वही फीलिंग में स्क्वाट लगाना है, वही रेंज ऑफ मोशन। ये देखिए, आप स्लोली डाउन, कंट्रोल अप। आज का स्क्वाट मेरा हो चुका है। इसका बाद लगाएंगे लेग प्रेस। मैं इस बीच आप लोगों को एक बात बताता हूँ, स्क्वाट लेग्स का बेसिक एक्सरसाइज है, तो स्क्वाट छोड़ के हम लोगों का जो लेग्स का एक्सरसाइज है वो कंप्लीट नहीं होता है। आज नहीं तो कल आपको स्क्वाट लगाना ही लगाना है, इसलिए शुरुआत दिन से ही स्क्वाट लगाने का हैबिट डाल लीजिए। शुरुआत में आपको बॉडी वेट स्क्वाट लगाना है, उसका बाद कुछ दिन बाद जैसे आप पुराना हो जाओगे, बारबेल बैक स्क्वाट वेट लेके लगा सकते हो। तो बारबेल बैक स्क्वाट के बाद बिगिनर के लिए सेकेंड एक्सरसाइज होगा लेग प्रेस। लेग प्रेस मशीन में लेट करके आपको बिल्कुल हल्का वेट से पहला दिन में परफॉर्म करना है, बिल्कुल कम वेट में। या तो आप खाली मशीन वेट से भी कर सकते हो, नहीं तो हल्का हल्का वेट देके कर सकते हो। जैसे मैं बिल्कुल लाइट वेट से ये परफॉर्म करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो लेग का ये सब बेसिक एक्सरसाइज है। स्क्वाट, लेग प्रेस, ये आपका जो लेग्स का बेस है वो बेस को बनाएगा। बेस मीन्स जैसे हम लोग मकान बनाते समय जो फाउंडेशन ढालना होता है, तो ये आपका लेग्स के लिए फाउंडेशन का काम करेगा। अगर आपने मकान बनाते समय नीचे नीम अच्छा से नहीं ढाला और ऊपर 5 मंजिला सरा दिया, तो नीम अच्छा नहीं हुआ तो वो ऊपर से मकान गिर जाएगा। नीम अच्छा ढालने के बाद अगर आपने फाउंडेशन अच्छा ढाला, उसका ऊपर कितना भी मंजिल सरा रह जाए वो मकान कभी गिरेगा नहीं। तो स्क्वाट, लेग प्रेस वही मकान का जो नीम है, बेस है, फाउंडेशन है, उस तरह से आपका शरीर में काम करेगा। इसीलिए बारबेल बैक स्क्वाट, लेग प्रेस, ये सब एक्सरसाइज आपको कभी स्किप नहीं करना है। ज़्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए, बेसिक एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। बेसिक एक्सरसाइज हम लोगों का शरीर का जो नीम है, नीम का काम करता है। हम लोग का शरीर का नीम नहीं है, जैसे मकान बनाते समय नीम ढलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग फाउंडेशन, वो फाउंडेशन का काम करेगा। ठीक है, तो लेग प्रेस लगाते समय इसमें आपको लगाना कैसा सही है मैं वो बता देता हूँ अभी। जैसे आप लोग देख पा रहे हो, बिल्कुल कंट्रोल करके वेट को नीचे लाया, पूरा नीचे तक लाना और पुश करना ऊपर। जब वेट नीचे आ रहा है, ये हम लोग का होगा नेगेटिव रेप, और जब वेट को ऊपर पुश करेंगे उसको बोलेंगे पॉजिटिव रेप। अभी आप लोग जैसे देख पा रहे हो, मैं इसमें वेट थोड़ा बढ़ा दिया हूँ और वेट बढ़ने के बाद भी बिल्कुल कंट्रोल करके लगाऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये हो गया नेगेटिव रेप, और जो पुश किया वेट वो पॉजिटिव रेप। जब वेट नीचे आएगा उस समय ब्रीथ इन करना, और जब वेट को पुश करेंगे उस समय ब्रीथ आउट करना है। बिल्कुल वेट लाइट वेट में जिस रेंज ऑफ मोशन में आपने लेग प्रेस लगा रहा था, तो वेट बढ़ाने के बाद भी सेम वही रेंज ऑफ मोशन में लगाना है। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को बिगिनर को 3 सेट करके परफॉर्म करना है। मैं इसीलिए आपको ये वेट का साथ करके बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाए, आगे जाके गलतियाँ ना हो। ठीक है, आपने अगर स्टार्टिंग में अच्छा से सीख लिया तो आपको आगे जाके गलती होने का चांस कम रहता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वही बेसिक है, वही एडवांस है। देखिए अभी वेट लोडिंग किया हूँ, ये मेरा फाइनल सेट होगा, क्योंकि मैं गेनिंग फॉर्म में हूँ तो वेट थोड़ा ज़्यादा लगाता हूँ। आप लोग वेट ज़्यादा होने के बाद ही बिल्कुल कंट्रोल वे में डाउन अगेन पुश, डाउन पुश, डाउन पुश। आप लोग देख पा रहे हो, मैं इसमें हाफ नहीं लगाया, फुल रेंज ऑफ मोशन में लगाया हूँ। तो आप लोगों को भी जब भी लेग प्रेस लगाना है,
जब लेग प्रेस लगाना फुल रेंज ऑफ मोशन में लगाना है, तब जाके आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिगिनर के लिए क्वाड्रिसेप्स मसल का 3 नंबर एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन आप लोगों को 3 सेट करके परफॉर्म करना है। रेप रेंज रखना है 12 to 15 का बीच में। तो किसी किसी का नी जॉइंट में पेन होता है, लेग एक्सटेंशन से नी जॉइंट का जो पेन है वो काफ़ी हद तक रिलीफ होता है। और हम लोगों का क्वाड्रिसेप मसल्स का जो 3 हेड है, तीनों हेड को ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो लेग एक्सटेंशन आप लोगों को 3 सेट करके परफॉर्म करना है। रेप रेंज रखना है 12 to 15 का बीच में। और आप अभी बिगिनर है, इसीलिए आपको इसमें ज़्यादा वेट नहीं लगाना है, कम वेट से परफॉर्म करना है। ज़्यादा वेट लगाओगे तो आपको सोरनेस ज़्यादा होगा, तो सोरनेस मीन्स ज़्यादा पेन फील होगा। अभी क्वाड्रिसेप का एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। हम लोग 2 एक्सरसाइज करेंगे हैमस्ट्रिंग के लिए। तो हैमस्ट्रिंग का ये पहला एक्सरसाइज है सीटेड लेग कर्ल। आप लोगों का जिम में सीटेड लेग कर्ल नहीं है तो आप लोग लाइंग लेग कर्ल लगा सकते हो। ये एक्सरसाइज भी आपको 3 सेट करके परफॉर्म करना है। रेप रेंज रखना है 12 to 15 का बीच में। अगेन मैं बता रहा हूँ, इसमें भी आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं लगाना है। जैसे जैसे आप जिम में पुराना होते जाओगे, आपका वजन उठाने का कैपेसिटी, शारीरिक क्षमता बढ़ जाएगा, तो आप धीरे धीरे ज़्यादा वजन उठा पाओगे, लेकिन शुरुआत में नहीं। आज बिगिनर के लिए लास्ट एक्सरसाइज है हाइपर एक्सटेंशन। लेग कर्ल का बाद जो सीनियर लोग हैं उन लोग एक्चुअली स्टीव लेग डेडलिफ्ट लगाता है। स्टीव लेग डेडलिफ्ट बिगिनर लोग परफॉर्म नहीं कर पाता है। परफॉर्म कर पाने से भी मैं बिल्कुल जो बिगिनर है उन लोगों को स्टीव लेग डेडलिफ्ट करने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि बिगिनर होता है उन लोग फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसलिए हाइपर एक्सटेंशन करके आपका लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट, ये 3 मसल्स एक्टिव करना पहले। उसका बाद कम से कम 4 वीक हाइपर एक्सटेंशन करने के बाद आप लोगों को स्विच करेंगे स्टीव लेग डेडलिफ्ट के लिए। हाइपर एक्सटेंशन कैसे परफॉर्म करना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये हाइपर एक्सटेंशन मशीन है, इसमें आपको इस पोजीशन में आना है और यहाँ से सीधा ये सिर का पास हाथ रखना है, ठीक है, कान का पास हाथ रखना, नीचे जाना है और ऊपर आर्क बनाना, कमर का ऊपर आर्क ऐसे। तो ये एक्सरसाइज से हम लोग का 1 नंबर बात लोअर बैक पेन रिलीव होता है और जो लोअर बैक है वो स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी नंबर बात है आपका जो ग्लूट है, ग्लूट मसल्स एक्टिव होता है और ग्लूट मसल्स स्ट्रॉन्ग होता है। उसका साथ साथ आपका हैमस्ट्रिंग में भी इसका इफेक्ट आता है। तो ये एक्सरसाइज से आपको 3 मसल्स एक्टिव होता है, इसलिए आप लोगों को हाइपर एक्सटेंशन करना है। और जो सीनियर है, जो एथलीट है, उन लोग भी हाइपर एक्सटेंशन करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप लोगों को भी करना है। ये रहा आज का लास्ट एक्सरसाइज। जैसे मैं आप लोगों को बोला था, मेरा सपोर्टिंग मेडिसिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये रहा मेरा सपोर्टिंग मेडिसिन, ये रहा ओमेगा 3 फिश ऑयल, ये रहा मल्टीविटामिन, ये रहा कैल्शियम, ये रहा जॉइंट सपोर्ट एंड ये रहा लिवर। ये सारा मेडिसिन मैं अभी कंज्यूम करूँगा, ये सारा एक साथ खाऊंगा। और ये तो आप लोगों को मैं एक्सरसाइज बेसिक बता रहा हूँ, बाद में खुद गेनिंग फॉर्म में हूँ। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं जून फर्स्ट वीक में
1 जून से गेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था, उसका कुछ वीडियो भी अपलोड किया था। स्टार्ट करूँगा बेसिक सीरीज, अभी चला रहा हूँ। आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा, मैं गेनिंग नेचुरल कर रहा हूँ या गियर के साथ। तो अभी मैं थोड़ा बहुत एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ कर रहा हूँ गेनिंग के लिए। तो वो आप लोगों को मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ खुल के नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये बॉडी टू बॉडी ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड करता है। आपको किस टाइप का गेनिंग करना है वो उस बात का ऊपर डिपेंड होता है। तो मेरे को लीन मास गेनिंग करना है, तो मैं उस हिसाब से मेरा डोजेस में तैयार किया हूँ। और अभी ज़्यादा हैवी डोज भी नहीं ले रहा हूँ, लाइट मतलब कंपटीशन टाइम में जितना लेता हूँ उससे उसका 4 हिस्सा का 1 हिस्सा ले रहा हूँ, मान लीजिए जस्ट मेंटेनेंस डोज पे। तो एनाबॉलिक कम लेना है, मेहनत अच्छा से करना है और नेचुरल डाइट अच्छा से मेंटेन करना है। तो बिगिनर को एनाबॉलिक लेने के बारे में नहीं सोचना है, और जिसको कंपैरेटिव बॉडी बिल्डिंग नहीं खेलना है उनको भी एनाबॉलिक के बारे में नहीं सोचना है। एनाबॉलिक का साइड इफेक्ट है, लेकिन एनाबॉलिक का साइड इफेक्ट तो है ही है। उसके बाद पीसीटी में जो भी मेडिसिन यूज होता है उसका अलग एक साइड इफेक्ट है। तो एनाबॉलिक का साइड इफेक्ट से कोई बच नहीं सकता है। जितना भी बॉडी बिल्डर, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, एनाबॉलिक लेता है या स्टेरॉइड यूज करता है, उन लोग सभी को पता है एनाबॉलिक का साइड इफेक्ट है। बात लेता है क्योंकि उन लोगों को स्टेज में परफॉर्म करना है। तो मेरे को भी परफॉर्म करना है। इस साल मैं 2024 में परफॉर्म नहीं करूँगा, मैं परफॉर्म करूँगा 2025 मार्च अप्रैल में जो भी नेशनल कॉम्पिटिशन होगा उसमें पार्टिसिपेशन करूँगा। तो रिसेंट मेरे को कोई कंपटीशन नहीं खेलना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मेंटेनेंस के लिए थोड़ा बहुत यूज़ कर रहा हूँ। ये अगस्त महीना नहीं, जुलाई एंड तक यूज़ करूँगा। जुलाई के बाद मैं फिर 3 महीना नेचुरल लूँगा, उसके बाद अगेन कंपटीशन प्रेप। तो मेरा वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला दिन और एक नया टॉपिक के साथ आप लोग से मिलता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखना। आज के लिए आता हूँ। सी यू, बाय बाय।